नवल और शिवन्या से काफी देर तक बात करने के बाद इशिका ने जब अपना फोन देखा और उसमें अनन्या के इस तरह का मैसेज आने पर इशिका परेशान हो गई और सोचने लगी कि अभी अभी तो अनन्या आनंद के साथ लंच के लिए गई थी। फिर ऐसा क्या हो गया जो वह मुसीबत में पड़ गई, और मुसीबत में पड़ने के बाद मुझे क्यों बुला रही है? अनंत तो उसके साथ ही होगा। एक मिनट, कहीं अनंत भी इस वक्त मुसीबत में तो नहीं है? और ऐसा सोचते ही उसे घबराहट होने लगी। वह उसके भेजे पते पर जाने से पहले अनन्या से कंफर्म कर लेना चाहती थी, इसलिए उसने उसे कॉल लगाया, मगर अनन्या का कॉल नॉट रीचेबल बता रहा था। कई बार ट्राई करने के बाद भी जब अनन्या का कॉल नहीं लगा तो इशिका ने अनंत को कॉल लगाया। पहली रिंगटोन पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन जब इशिका ने रिडायल किया तो अनंत उधर से फोन पिक करता हुआ बोला, हाँ बोलो इशिका, आज अरब को छोड़कर मेरी याद कैसे आ गई? अनंत की इतनी सुकून भरी आवाज सुनकर इशिका आश्चर्यचकित रह गई। कई पल तो उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली, और उसे इस तरह चुप देखकर अनंत कुछ संकित होकर बोला, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? इस बार इशिका अपने सेंस में लौटी और बोली, अनंत, अनन्या कहाँ है? अनन्या? अनन्या घर पर होगी। आज नवल और उसकी कजिन शिवन्या आई है, उसके साथ बात कर रही होगी। मैं तुम्हारे ही घर पर हूँ अनंत, इशिका बोली। नवल और शिवन्या से मैं भी मिलने आई थी, यहीं पर। इशिका ने जब यह कहा तो अनंत के माथे पर भी बल पड़ गए। क्या मतलब? अनन्या घर पर नहीं है? तुम्ही ने तो उसे लंच के लिए बुलाया था, और फिर वह घर पर कैसे होगी? और इतना सुनना था कि अनंत झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या कह रही हो तुम? मैंने उसे कब लंच पर बुलाया था? और यह सुनकर ऋषिका भी सकते में आ गई। याद करो अनंत, तुमने खुद मैसेज किया था अनन्या को। तुम्हारे मैसेज को सिर्फ मैंने ही नहीं, शिवन्या, नवल और नीलम भाभी ने भी देखा था। अनन्या तो जाना भी नहीं चाहती थी, मगर हम सब ने ही उसे फोर्स किया था कि अगर तुम उसे लंच के लिए बाहर ले जाना चाहते हो तो वह चली जाए। ये कब की बात है? अनंत अपने माथे को उंगलियों से रगड़ते हुए बेचैनी से बोला। लगभग 11:30 बजे की बात होगी, इशिका ने बताया। और अनंत याद करने लगा। 11:30 के लगभग। और उसे याद आया कि उस समय तो सिग्नल पर रेड लाइट होने की वजह से किन्नरों ने उसे रोक रखा था। और उसे यह भी याद आया कि उसका फोन उन लोगों ने ले लिया था। इसका मतलब वह सब ट्रैप था, उसके फोन से अनन्या को मैसेज करने का। वो स्वीट। बीरेन इतने दिनों से शांत था तो इन लोगों का ध्यान भी उस पर से हट गया था। वह तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि बीरेन कभी ऐसी हरकत भी करेगा। अब उसे सारा मामला समझ में आ चुका था, मगर शायद देर हो चुकी थी। उसने धड़कते दिल से पूछा, अनन्या के बारे में तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे अनन्या का मैसेज आया था कि वह किसी मुसीबत में है। क्या मैसेज आया था? तो मुझे वह मैसेज सेंड करो। एनी प्रॉब्लम अनंत? अनन्या ठीक तो है ना? आई डोंट नो इशिका, वह इस वक्त कहाँ है, बट ज़्यादा देर तक वहाँ रह नहीं पाएगी। मैं बहुत जल्द पता करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगा कि तुम भी उसके साथ हो। इशिका, मैंने अनन्या को कोई मैसेज नहीं किया था, बट आई नो कि ये किसकी हरकत है। तब तक इशिका ने वह मैसेज भी सेंड कर दिया था, और अभी अनंत उस मैसेज को पढ़ ही रहा था कि तभी अनंत के केबिन को किसी ने नॉक किया। कमिंग। अनंत के कहते ही दरवाजा खुला, और दरवाजे पर वही ड्राइवर खड़ा था। उसके सर से अभी भी खून बह रहा था, और चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। अनंत ने उसकी ऐसी हालत देखी तो इशिका से कहा, इशिका, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फिर वह सामने ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? इस पर वह ड्राइवर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और लगभग रोते हुए बोला, साहब, मैंने मेम साहब को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वह लोग कई लोग थे, और वह मेम साहब को अपने साथ ले गए। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। क्या हुआ था, मुझे पूरी बात बताओ। और तुम लोग कहाँ जा रहे थे? मेम साहब तो ऑफिस के लिए ही आ रही थी, आपसे मिलने। उसके बाद ड्राइवर ने उसे घर से निकलने से लेकर अनन्या के किडनैप होने तक की सारी बात बता दी। सब कुछ जानकर अनंत की मुट्ठियां भींच गईं। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा बीरेन। उसके बाद उसने ड्राइवर को वहां से भेज दिया कि जाकर अपनी मल्लम पट्टी करवाओ। फिर उसने आरव को कॉल किया। थोड़ी देर में आरव, इशिका और अनंत तीनों ही इस समय आरव के ऑफिस में बैठे हुए थे। आरव ने जब अनंत के मुंह से यह सब सुना तो उसने तुरंत इशिका और उसे भी बुला लिया।
हम लोग उस पर बस नजर रख रहे थे और वह अपना गेम खेल गया। आरब गुस्से और बेबसी से बोला, और ये सब चल क्या रहा है? कोई मुझे भी बताएगा? इसी का अब इन सब बातों से चिढ़ गई थी, क्योंकि ये सारी बातें उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। कौन है ये बीरेन, और उसने अनन्या का किडनैप क्यों किया है? चाहता क्या है वह उससे? और अगर तुम लोग जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? अनंत और आरब ने एक पल के लिए इशिका की तरफ देखा, और फिर जैसे आंखों में ही सहमति हो गई कि इशिका को सब बता दिया जाए। और फिर आरब ने इशिका को बीरेन और अनन्या को लेकर कॉलेज की सारी बातें बता दी, कि किस तरह से अनन्या के पीछे पड़ा था कॉलेज में, और अनंत ने कैसे उसे जेल भिजवा दिया था। उसके बाद तो कॉलेज से भी वह रस्टिकेट हो गया था, और उसी बात की दुश्मनी वह अनन्या और आनंद दोनों से पाले बैठा है। इसके बाद उन दोनों ने उसे कुछ दिन पहले बीरेन के फूल भेजने वाली बात भी बता दी। सब कुछ जानने के बाद इशिका ने अपने सर पर अपना हाथ रख लिया और बोली, पता नहीं ये मजनू भी कहाँ कहाँ से पैदा हो जाते हैं। उसके ऐसा बोलने पर दोनों के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। आरब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अनन्या के बदले बीरेन मुझे बुलाने की जगह वह इशिका को क्यों बुला रहा है अपने पास? इशिका से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? अनंत कुछ सोचते हुए बोला, दुश्मनी इशिका से वीरेन की नहीं बल्कि मेरी मॉम और रोनित की है। ये नई आवाज सुनकर सब दरवाजे की तरफ देखे तो वहां अभिजीत खड़ा था। अभिजीत सभी के मुंह से एक साथ आवाज निकली। अभिजीत दरवाजा खोलकर अंदर आया और तीनों के सामने बैठ गया। क्या कहना चाहते हो तुम? यहाँ पर तुम्हारी मम का क्या मतलब है? मतलब है जीजू, और बहुत ही बड़ा मतलब है, अभिजीत बोला। अब तक जो शायद आप लोगों को खबर लग गई होगी कि अनन्या दी का किडनैप हो गया है, और किडनैपर कोई मंत्री बीरेन है। अभिजीत के मुंह से यह सब सुनकर सबके सब उसी का मुंह देखने लगे। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे और भी बहुत कुछ पता चला है जीजू, आपको खबर नहीं, मगर वह मंत्री बीरेन मेरी मॉम और रोनित के साथ मिलकर अनन्या दीदी और इशिका दी दोनों से बदला लेना चाहते हैं, और फिर इनके जरिए वह आप दोनों से। वह मंत्री बीरेन ने अनन्या दी को किडनैप किया, जिसमें मेरी मॉम और रोनित ने उसका साथ दिया, और अब उसी के जरिए वह इशिका दी को बुला रहे हैं, ताकि रोनित इशिका दी से वहां खुद शादी कर सके। और यह सुनकर इशिका तो उछल ही पड़ी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वह चमगादड़ मुझसे शादी करेगा? मैंने अपने कानों से सुना है दी। उसे तो मैं उल्टा लटका दूंगी। इशिका गुस्से से बोली तो आरब उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी शादी नहीं कर रहा है तुमसे, जो तुम इतना हाइपर हो रही हो। तो क्या मैं इंतजार करूं कि वह शादी का मंडप सजाए, उसके बाद उसे उल्टा लटकाऊं? इशिका भी मुंह बनाकर बोली तो अनंत उन दोनों के बीच में बोला, क्या हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हो? कम से कम मौके की नजाकत को तो समझो, और इस वक्त शांत रहो तुम दोनों। फिर वह अभिजीत की तरफ देखकर बोलता है, हमें पूरी बात बताओ अभिजीत, कब सुना तुमने यह सब? और तब अभिजीत बोला, आज सुबह में जब आप लोगों से मिलने के लिए मैं यहाँ आने वाला था तो रोनित घर पर आया। वैसे तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता उस पर, मगर मैं अपनी गाड़ी की चाबी भूल गया था और उसे ही लेने के लिए वापस जा रहा था कि तभी उन दोनों की बातें मुझे सुनाई दी। और जब मैंने पूरी बात सुनी तो पता चला कि उन सबका प्लान क्या है। क्या प्लान है उनका? प्लान यह है कि पहले अनन्या दी का किडनैप किया जाए, और जब वह किडनैप हो जाए तो उन्हीं के फोन से मैसेज कर इशिका दी को अपने पास बुलाया जाए, और जब अनन्या दी और इशिका दी उनके पास होंगी तो फिर आप दोनों को भी वहां पर बुलाया जाए। पहले तो वह लोग इशिका दी की शादी रोनित से करवाएंगे, और उसके बाद आप दोनों को ही मारकर अनन्या दी को इस शहर से बहुत दूर ले जाएंगे। इस तरह बीरेन का बदला भी पूरा हो जाएगा, और रोनित को भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। प्रॉपर्टी की तलब इस रोनित को कुछ ज्यादा ही लग रही है। सोच रहा हूँ कि इसे इसके हिस्से की प्रॉपर्टी दे ही दूँ। आरब अपनी मुट्ठियों को कसता हुआ बोला। तभी इशिका का फोन बजने लगा। इशिका ने जब अपना फोन देखा तो उस पर अनन्या कॉलिंग आ रहा था। उस कॉल से मानो सबकी सांसें कुछ पल के लिए रुक गई हों। वह सबकी तरफ देखने लगी तो सबने उसे फोन उठाने के लिए कहा, और खुद मुंह बंद कर लिए। अनन्या, कहाँ थी तू? अब तक मैंने कितनी बार तुम्हारा फोन लगाया, मगर हर बार नॉट रीचेबल बता रहा था। और तू किस मुसीबत में फंस गई है? ऋषिका ने फोन उठाया और ऐसे जताया जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो, जबकि उसकी एक्टिंग देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनन्या नहीं, रोनित बोल रहा हूँ मैं।
इशिका तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड। उधर से रोनित की आवाज आई। फ्यूचर हस्बैंड? कोई सस्ता नशा कर रखा है क्या तुमने रोनित? और तुम्हारे पास अनन्या का फोन क्या कर रहा है? मैं गुस्से से बोली। जब अनन्या ही मेरे पास है तो उसका फोन क्या नहीं रहेगा? क्या मतलब? अनन्या ने जिस मुसीबत का जिक्र अपने एसएमएस में किया था तुम्हारे लिए, उसके लिए वह मुसीबत मैं ही हूँ इशिका डार्लिंग। फोन स्पीकर पर था और आरव ने जब रोनित को इशिका से ऐसे बात करते हुए सुना तो गुस्से से उसका चेहरा तमतमा गया। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। अचानक से रोनित का सुर बदल गया। अब उसके सुर में धमकी और चेतावनी थी। और गौर से सुनो जो भी कह रहा हूँ। अनन्या तुम्हारी बहन, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारा सब कुछ इस वक्त मेरे पास है। अगर उसे सही सलामत देखना चाहती हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे भेजे हुए एड्रेस पर तुम आ जाओ। और अगर मैं नहीं आई तो अनन्या में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह तुम्हें टुकड़े टुकड़े में मिलेगी। रोनित ने आराम से कहा। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा रिस्क नहीं उठाओगी, क्योंकि अनन्या तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या बीरेन तुम्हें ऐसा करने देगा? ऋषिका ने पूछा तो एक पल को रोनित चौंक गया। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे तो यह भी मालूम है कि अनन्या तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि बीरेन के पास है। क्योंकि जब बीरेन ने अनन्या का किडनैप किया था तो उसने उसके ड्राइवर को यह खबर अनंत तक पहुंचाने को कहा था। तो अब तक अनंत को खबर मिल चुकी है कि अनन्या बीरेन के पास है। तो कान खोलकर सुन लो ऋषिका मैडम, बीरेन मेरा दोस्त बन चुका है। और जब अनंत को यह खबर लग ही चुकी है तो उससे भी कहो कि वह तुम्हें अपने साथ ले और इसी एड्रेस पर चुपचाप पहुंचे। तुम मुझे क्यों बुलाना चाहते हो? ऋषिका के ऐसे बोलते ही रोनित चिढ़कर बोला। आरती उतारने के लिए? मैं तो कहता हूँ अपने पति को भी अपने साथ ही लेकर आना। आज यहाँ तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे पति की भी आरती काफी अच्छी तरह से उतारी जाएगी। अगर अनंत और आरब वहां पहुंच गए ना तो फिर आरती उतारने की तुम्हें जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। रोनित, वह दोनों ही तुम्हारी आरती काफी अच्छे तरीके से उतार देंगे। इसी का गुस्से से बोली तो रोनित भी गुस्से से बोला। आज नहीं इशिका, आज बाजी मेरे हाथ में है। इसलिए 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास। अगर तुम 1 घंटे के अंदर अनंत आरब के साथ यहाँ नहीं पहुंची तो मैं सच में अनन्या के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन उसके जिस्म के नहीं, रोनित कुटिलता से बोला, बल्कि अपने आदमियों के सामने उसे फेंक दूंगा। तुम्हें तो पता है अनन्या आज भी कितनी खूबसूरत है और मेरे आदमी भूखे भेड़िए है। वह उसे खुद ही टुकड़े टुकड़े में बांट लेंगे। रोनित की ऐसी घटिया बातें सुनकर अनंत खुद को शांत न रख सका और गरजते हुए बोला, हाथ तो लगाकर दिखा अनन्या को। फिर तुम्हारे कंधे पर कभी हाथ था यह भी पता चलने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे डॉक्टर को। उसकी तरफ अगर अपनी नजर भी टेढ़ी की ना तो तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा मैं। अनंत की धमकी सुनकर रोनित हंस दिया। आज मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है अनंत। सोचो अगर सिर्फ सुनकर इतनी आग लग रही है तुम्हारे मन में, तो अगर मैंने अपना कहा सच कर दिया तो तब तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम अपनी अनन्या के लिए कितने दुखी होगे। कहीं तुम देवदास तो नहीं बन जाओगे उसके लिए? रोनित फिर से हंसने लगा इतना कहकर। मुझे तो अभी से तुम देवदास बनकर घूमते हुए नजर आने लगे सड़कों पर। अनंत, पारो पारो कहते हुए मैं हंसता जा रहा था। अनंत का तो मन किया कि वह अभी के अभी फोन में घुसकर रोनित के चेहरे पर एक जबरदस्त घूंसा जमा दे और उसके चेहरे का भूगोल ही बदल दे। और वह रोनित को अभी अच्छा खासा जवाब देने ही जा रहा था, मगर आरब ने उसे शांत कराया और एक नोटपैड पर लिखकर इशिका को बताया कि रोनित से कहो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे रोनित? इशिका गुस्से से बोली। ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहता हूँ मैं। और यकीन मानो अनन्या से मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है। दुश्मनी तो मेरी तुमसे भी नहीं है। तुमसे तो मैं प्यार करता हूँ। इशिका ने अपने जबड़े भींच लिए। दुश्मनी तो मुझे सिर्फ तुम्हारे पति से है। रोनित आगे बोला, इसलिए आज तुम सब यहाँ पर आओ और मैं स्वागत करूंगा तुम सबका। आरब अभी यहाँ पर नहीं है, इशिका बोली। फिर कहाँ है वह? आरब ने फिर कुछ लिखा जिसे पढ़कर इशिका बोली, वह एक मीटिंग में व्यस्त है। उसे अभी तक कुछ भी नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, तुम अनंत के साथ यहाँ पर चली आओ और उसे अपनी मीटिंग पूरी करने दो। वैसे भी ये उसकी जिंदगी की आखिरी मीटिंग होगी। फिर उसे मीटिंग से किस तरह अपने पास बुलाना है यह मैं देख लूंगा।
मगर याद रहे सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटे की ही दूरी पर है वह एड्रेस जो तुम्हें भेजा गया था। इसलिए अगर 1 घंटे से 1 मिनट भी लेट हुआ तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए तुम सब तैयार रहना। इतना कहकर रोनित ने फोन काट दिया। आनंद ने उस एड्रेस को देखा तो रोनित उसे सही कहता लगा। 1 घंटा लग ही जाना था उसे वहां पहुंचने में। अगर वह अभी तुरंत यहाँ से नहीं निकला तो ठीक, वरना कुछ भी हो सकता था। नहीं इशिका, तुम रहने दो। माँ, मैं अकेला ही काफी हूँ उस रोनित के लिए। अनंत गुस्से से उठता हुआ बोला तो आरब ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है अनंत। अगर तुम अकेले जाओगे तो हो सकता है वह लोग सचमुच में तुम्हें या फिर अनन्या को नुकसान पहुंचा दें। मगर मैं इशिका को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। पता नहीं उस रोनित और उस बीरेन ने क्या क्या प्लान बना रखा है। वहाँ अभिजीत ने तो बस इतना ही सुना जितना उसने अवाना आंटी को बताया। मगर इसके अलावा बीरेन के मन में क्या चल रहा है या फिर रोनित के मन में क्या चल रहा है, यह हमें कैसे पता चलेगा? अगर उन सब ने इशिका के साथ कुछ गलत किया तो? नहीं, अनन्या को बचाने में मैं इशिका की बलि नहीं दे सकता। और फिर सुना ना तुमने, वह लोग इशिका को बुलाने के बाद भी अनन्या को छोड़ने वाले नहीं है। इतना मत सोच उसके बारे में, तो मुझे बुरा लगता है। आरब ने मुंह बनाकर कहा तो इशिका और अनंत दोनों से घूरने लगे। और वैसे भी इतनी भी नाजुक नहीं है। उन दोनों को घूरते हुए देखकर आरब ने भी मुंह बनाते हुए बोला, जिसे देखकर इशिका को गुस्सा भी आ गया, जबकि अभिजीत मुस्कुरा दिया। और वैसे भी वह इशिका को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बुला रहा है। नुकसान भले ना पहुंचाए मगर उसके इरादे नेक तो नहीं है। और इस तरह तो इशिका भी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं पड़ेगी। तुम दोनों इस वक्त वहां चले जाओ। 1 घंटे में तुम्हें बुलाया गया है और उसके हिसाब से मैं मीटिंग में हूँ, तो 2-3 घंटे का समय और मुझे मिल जाएगा। कम से कम मैं बाहर रहूंगा तो उसका कुछ इंतजाम करके ही आऊंगा। क्या करोगे तुम? पुलिस को खबर हम कर नहीं सकते, आनंद बेबसी से बोला। मगर पुलिस वालों को तो खबर कर सकते हैं ना। मतलब? नवल, इसी का बोली। नवल हमारे घर का सदस्य भी है और पुलिस वाला भी। हम किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते हैं, मगर जाती तौर पर नवल से मदद तो मांग सकते हैं। फिर वह पुलिस वाला खुद ही बन जाएगा। गुड आइडिया, आरब बोला। ऐसा करो, तुम दोनों निकलो अभी के अभी। वक्त बर्बाद करना सही नहीं है। कहीं वह कमीना सचमुच में अनन्या को कुछ करना दे। बाकी का सारा इंतजाम करके मैं भी पहुंचता हूँ वहां पर। अनंत जल्दी से उठ खड़ा हुआ, इशिका भी उठ खड़ी हुई। आरब उनके पास आया और अनंत के कंधे पर हाथ रखकर बोला, फिक्र मत कर, अनन्या बिल्कुल सही सलामत होगी और कुछ ही देर में वह फिर से हमारे साथ होगी। अनंत ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वह आगे बढ़ गया। इशिका भी आगे बढ़ने लगी तो आरब ने उसके हाथों को पकड़ा और बोला, टेंशन मत लेना, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। इशिका ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया तो आरब ने उसे गले लगा लिया और फिर धीरे से उसके कान में बोला, अपना ख्याल रखना, कहकर उसने उसे और जोर से समेट लिया। इशिका ने भी आरब को और ज्यादा जोर से पकड़ लिया। आरब से अलग होते हुए इशिका का मन भारी हो रहा था। फिर वह भारी मन से ही अनंत के साथ वहां से चली गई, क्योंकि जाना बहुत जरूरी था। अनंत और इशिका बीरेन के फार्म हाउस की तरफ चल पड़े। उन दोनों के जाने के बाद आरब और अभिजीत उस ऑफिस में रह गए थे। कुछ पल तो उन दोनों के बीच चुप्पी छाई रही, मगर फिर उस चुप्पी को तोड़ते हुए आरब ने ही बात शुरू की और अभिजीत से बोला, तो तुम पक्की तरह से यह जानते हो कि वह इशिका को वहां पर बुलाकर उससे शादी करने वाला है? हाँ जीजू, अभिजीत ने कहा। मेरा तो मन किया था कि वहीं पर उन दोनों का ही भंडा फोड़ दूं, मगर फिर मुझे लगा कि यह बात आप दोनों लोगों को बताना ज्यादा जरूरी है। सही किया तुमने। अब इस रोनित के साथ साथ अपनी सासू माँ का भी कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। आरब अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए बोला तो अभिजीत उसे चुपचाप देखता रहा। और जब आरब को इसका ख्याल आया तो वह बोला, सॉरी। नहीं जीजू, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम की हरकतें हैं ही ऐसी कि किसी को भी उनसे नफरत हो जाए। अभिजीत की आवाज़ में निराशा साफ साफ झलक रही थी। आरब से भी कुछ कहते नहीं बना। कुछ पल की खामोशी फिर से उन दोनों के बीच में आ गई थी। मगर फिर आरब अभिजीत को समझाने लगा कि अब उन्हें आगे क्या करना है। और जब उनका प्लान तैयार हुआ तो सबसे पहले तो उन्होंने नवल को फोन किया और उसे सारी बातें समझाने लगे। साथ ही उसे यह भी हिदायत दी कि घर पर अभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नवल ने भी हाँ में सिर हिला दिया। इधर आनंद, इशिका कुछ ही देर में बीरेन के फार्म हाउस पर पहुंच चुके थे, जहां गेट पर बीरेन के साथ रोनित
और अपाना दोनों ही खड़े थे। बीरेन तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसका मन किया कि अभी के अभी अनंत को सूट कर दे, मगर पहले की अपेक्षा बीरेन अब बदल चुका था। यूं तमाशा करना अब उसकी आदत में शामिल नहीं था। हर गलत काम पर्दे के पीछे करना और जनता के सामने मासूम बने रहना उसकी फितरत में शामिल हो चुका था। इसलिए उसने भी इस समय खुद पर काबू रखा और अपने आदमियों को अनंत को पकड़ने के लिए कहा। गाड़ी से उतरते ही कुछ लोगों ने अनंत और ऋषिका दोनों को ही पकड़ लिया। वेलकम वेलकम, स्वागत है तुम्हारा अनंत एंड ऋषिका। तुम दोनों सोच भी नहीं सकते हो कि यहाँ पर तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। चिंता मत करो, जल्दी तुम्हारी खुशियों में आग लग जाएगी। ऋषिका बोली तो बीरेन हंस देता है। लड़कियां तो परियां होती हैं, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि फिर ये जहर कहाँ से उगलती हैं। यही जहर तुम दोनों की जिंदगी में भी बहुत जल्द घुल जाएगी। आनंद भी बोला तो बीरेन मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, जहर का सबसे खास तोड़ जहर मोरा मेरे पास है, जानते तो हो तुम। और उस जहर मोरा का नाम है अनन्या। जब तक वह मेरे पास है मुझे किसी भी जहर का कोई खौफ नहीं है। अनन्या का नाम ही अपनी गंदी जुबान से मत लेना तुम। अनंत तिलमिलाते हुए बोला, वरना तेरी जुबान खींचकर तेरे गले में टाई की तरह लटका दूंगा। अनंत के इस तिलमिलाट पर बीरेन खुलकर हंसा और अपने आदमियों को बोला, ले चलो इसे। बीरेन के इशारे पर अनंत और ऋषिका दोनों को ही वहां से ले जाया गया और उन दोनों को एक स्टोर के पास जाकर खड़ा कर दिया गया। अनंत उन सभी को गुस्से से देखता रहा तो बीरेन मुस्कुराते हुए बोला, जिसके लिए इतनी दूर तक छटपटाते हुए आए हो, क्या उससे मिलोगे नहीं? ये जानकर कि अनन्या यहीं पर है, अनंत दरवाजे की तरफ देखने लगा। जल्दी दरवाजा खुला, अनन्या वहां दिखी। वह एक बहुत ही पुराना और गंदा सा स्टोर रूम था जिसमें अनन्या को रखा गया था। लग रहा था कि जैसे सारे कबाड़े यहीं पर भरे पड़े हुए हों और उन धूल धकड़ों की वजह से अनन्या का खांसते खांसते बुरा हाल हो गया था। खांसने की वजह से उसकी आंखों में पानी भरे पड़े हुए थे। उसे ऐसी हालत में देखकर आनंद भी बेचैन हो गया और छूटने के लिए मचलने लगा। वह दौड़कर उसके पास जाना चाहता था, मगर बीरेन के आदमियों ने उसे पकड़ रखा था। वहीं अनन्या ने जब अनंत को देखा तो वह दौड़ती हुई उसके पास आने लगी, मगर वह अनंत तक पहुंच पाती उससे पहले ही बीरेन ने उसका हाथ को पकड़ा और अपने पास ही रोक लिया। छोड़ो, मुझे जाने दो। अनन्या अभी भी रह रहकर खांस रही थी। इतना बड़ा फार्म हाउस है तेरे पास, मगर एक लड़की को रखने के लिए जगह नहीं है तेरे पास, अनंत कलपते हुए बोला। उसे अनन्या की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों की यहाँ खातिरदारी करने के लिए बुलाया है मैंने, या तुम दोनों मेरे कोई खास मेहमान हो जो 5 स्टार के होटल जैसे कमरे में रखूं? अभी तो यह शुरुआत है अनंत। बस धीरे धीरे तुम्हारी बीवी को ऐसी जगह पर रहने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि यही इसकी किस्मत बनने वाली है। मुझे इनकार किया था ना, थप्पड़ मारा था मुझे, और तुमने तुमने भी तो मारा था मुझे। 10 आदमियों के बल पर खुद को मर्द साबित करने पर तुले पड़े हो। अनंत गुस्से से बोला तो बीरेन एक बार फिर हंस देता है और बोलता है, यही सवाल तुम्हारी बीवी भी कर रही थी, तो ऐसा करता हूँ मैं भी साबित कर ही देता हूँ अपनी मर्दानगी, पहले तुम्हारे ऊपर। इतना कहकर उसने अनन्या को छोड़ा और अनंत के पेट में जोर का घूंसा मारा। घूंसा जोरदार था, अनंत की चीख निकल गई, मगर इसके साथ ही 2 और चीख निकली, एक अनन्या की और दूसरी इशिका की। रोनित उसे कसकर पकड़ लिया और बोला, तुम क्यों उसके लिए चीख रही हो? एक आरब से तेरा मन नहीं भरता है क्या? इशिका ने उसे घूर कर देखा। उसका तो मन किया कि अभी के अभी रोनित का थोपड़ा तोड़ दे। छोड़ो उसे। अनन्या आनंद के पास आकर उसके गले से लग गई। ओके, तुम कह रही हो तो इसे छोड़ दे रहा हूँ, बीरेन अपने हाथ झाड़ते हुए बोला। अब मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। फिर वह अपने आदमियों को इशारा किया और बोला, अब ये काम मेरे आदमी करेंगे। इतना कहकर उसने अनन्या को अपनी तरफ खींचा और उसका हाथ पकड़कर खुद से सटा लिया, क्योंकि बाकी मर्दानगी तो अब मुझे तुम्हें दिखानी है ना। जबकि बीरेन का इशारा पाते ही उसके आदमी अनंत पर टूट पड़े। 5 मिनट तक लगातार 4-5 आदमी मिलकर अनंत को पीटते रहे। अनंत इस वक्त चाह कर भी उन पर हाथ नहीं उठा पा रहा था। अनन्या चीखे जा रही थी और बीरेन उसकी कमर को कसकर पकड़े हुए और उस तमाशे को देखते हुए मुस्कुरा रहा था, जबकि अनन्या उसकी पकड़ से छूटने के लिए मचल रही थी। कुछ ही देर में अनंत बिल्कुल बेसुध हो गया। इसे खड़ा करो, बीरेन ने आदेश दिया तो अनंत को उसके आदमियों ने खड़ा कर दिया। बीरेन अनंत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, कैसा लग रहा है मार खाकर? मगर इतना याद रखना,
ये सिर्फ सूद लौट आया है मैंने तुम्हें, मूल तो अभी भी बाकी है। बहुत जल्द तुम्हें एहसास होगा कि तुमने मुझसे पंगा लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अनंत उसे एक नज़र देखते हुए मुस्कुराया और बोला, झुंड में तो कुत्ते भी खुद को शेर समझते हैं, मगर असली शेर कभी दूसरों से अपने शिकार पर हमला नहीं करवाता। उसकी बातें सुनकर बीरेन गुस्से से उसे घूरने लगा और बोला, तुझे जो समझना है समझ ले, मगर बस इतना याद रख कि अंत में सिर्फ जीत ही मायने रखती है, ये नहीं कि कौन कुत्ता है और कौन शेर। वैसे भी मैंने बड़े बड़े शेरों को सर्कस में नाचते हुए देखा है, रिंग मास्टर के इशारों पर। फिर वह अपने आदमियों की तरफ देखकर बोला, इसे दूसरे कमरे में डाल दो। उसके आदेश पर उसके आदमियों ने अनंत को दूसरे कमरे में जाकर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अब बीरेन इशिका की तरफ पलटा, जो उसे आंखें फाड़े देख रही थी। तो इशिका जी, बीरेन बेहद ही सम्मानित लहजे में इशिका से बोला, वैसे तो मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो तब होता जब मैं तुम्हें जानता, लेकिन तुम्हें यहाँ बुलाने की वजह मेरा दोस्त रोनित है। ये बातें आप अच्छी तरह से जानती होंगी। इशिका ने अपना मुंह फेर लिया। बीरेन मुस्कुरा दिया और बोला, मुंह फेरना है तो शौक से फेरो, मगर कान खोल कर सुन लो। 1 घंटे में तुम दुल्हन की तरह तैयार हो जाओ। मैंने रोने से वादा किया है कि तुम्हारी शादी मैं रोने से करवाऊंगा, और तुम्हें लगता है कि मैं खुशी खुशी इस चमगादड़ से शादी कर लूंगी? इशिका गुस्से से बोली। तो बीरेन ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, ये सारे निकनेम तुम शादी के बाद रख सकती हो अपने पति के, मगर अभी खुशी खुशी नहीं तो दुखी होकर शादी कर लो, क्योंकि अनंत की क्या हालत हुई है ये तुम देख चुकी हो। अब ये तो नहीं चाहोगी कि अनन्या के साथ मैं भी कुछ बुरा करूं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? इशिका गुस्से से बीरेन को घूरते हुए बोली। ये बात तो अच्छी तरह से जानती हो तुम कि मैंने अनन्या को यहाँ पर क्यों बुलाया है, उसका किडनैप क्यों किया है, उससे बदला लेने के लिए। बीरेन बोला, उसने मुझे थप्पड़ मारा था सारे कॉलेज के सामने, और अनंत ने मुझे जेल भेजकर मेरी जिंदगी खराब की थी, और अब मेरी बारी है उसकी जिंदगी खराब करने की। अब वह सारी उम्र मेरी कैद में रहेगी, मेरी रखैल बनकर। और अनंत, उसे तो मैं जान से मार डालूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती हो कि यह प्रोग्राम मैं अभी शुरू करूं, तो जाकर फौरन तैयार हो जाओ। इशिका अपनी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। नहीं इशिका, तुम उसकी बात बिल्कुल मत मानना, अनन्या रोते हुए बोली। अगर तुम रोनी से शादी कर भी लोगी, उसके बाद भी मुझे नहीं छोड़ेगा ये। बहुत जल्दी है तुम्हें अनन्या डार्लिंग अपने कपड़े उतरवाने की। इतना कहकर बीरेन उसकी बाह पर हाथ फेरते हुए अचानक से उसकी स्लीप को फाड़ देता है। अनन्या और ऋषिका एक बार फिर चीख पड़ती हैं। अभी तो बस इतने से कपड़े फटे हैं तुम्हारे, मुझे तुम्हें द्रौपदी बनाकर सबके बीच में भी तुम्हारे कपड़े उतारने में जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। इसलिए अच्छी तरह से सोच लो क्या करना है। तुम्हें रोनी से शादी करनी है या अपनी प्यारी दोस्त को अभी बिना कपड़ों के देखना है? इशिका कसमसा कर रह गई, और तभी अवाना ने उसके हाथों में एक कैरी बैग थमाए। इसमें तुम्हारे कपड़े हैं और ज्वेलरी है। आज तुम्हें रोनित की दुल्हन बनते हुए देखकर मुझे भी बहुत खुशी होगी। मेरी शादी हो चुकी है, ये बात आपको क्यों समझ में नहीं आ रही है? इशिका गुस्से से बोली। अगर ये शादी हो भी गई तो इलीगल होगी। हम बड़ी ही आसानी से साबित कर देंगे कोर्ट में कि वह शादी जबरदस्ती आरब ने की थी, बंदूक की नोक पर, तुम्हारी मर्जी के बिना। तुम्हें याद तो होगा ही। रोनित बोला तो इशिका पहलू बदल कर रह गई। अब तुम जल्दी से जाओ और तैयार होकर वापस आओ, मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। इशिका ने एक नज़र अनन्या की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे थे, और वह इनकार में सिर हिला रही थी कि मत जाओ। मगर इशिका उस बैग को और मजबूती से पकड़ ली जिसे अवाना ने उसके लिए दिया था, जैसे उसने तय कर लिया हो कि उसे यह करना ही होगा। इशिका जानती थी कि आरब यहाँ जल्द से जल्द आने की पूरी कोशिश करेगा। बस उसी के भरोसे उसने यह रिस्क लिया। जब तक आरब यहाँ पर मदद लेकर नहीं पहुंचता है, तब तक वह इन लोगों को उलझाए रख सकती है, ताकि वह अनंत और अनन्या पर और भी ज्यादा जुर्म ना कर सकें। उसे इस तरह से बैग को पकड़ते देखकर अब अवाना की आंखें खुशी से चमक उठी। वह उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ, उसमें तुम आराम से रेडी हो जाना। इशिका ने एक नज़र अनन्या पर और एक नज़र रोनित पर डाली, और उसके बाद वह अवाना के साथ चल दी। 1 मिनट, रोनित जल्दी से बोला तो जाते ही अवाना और इशिका दोनों ही रुक गई। रोनित इशिका के पास आया और उसकी जेब से एक मोबाइल निकालकर बोला, अब ठीक है जाओ।
रोनित की इस हरकत पर इशिका ने उसे एक बार फिर घूर कर देखा, मगर बदले में रोनित मुस्कुरा दिया और बोला, अपने पति को इस तरह से घूरना अच्छी बात नहीं होती है। रोनित उस पर तंज कसा तो इशिका भी उसे आंखें दिखाते हुए बोली, अभी मेरे पति बने नहीं हो, 1 घंटे में बन जाऊंगा, देखते हैं। इशिका लापरवाही से बोली तो रोनित उसे गौर से देखते हुए बोला, क्या तुम्हें अभी भी यकीन है कि आरब तुम्हें बचा लेगा? आरब मेरा पति है और जब तक उसकी सांस में सांस है वह मुझे बचाने की कोशिश जरूर करेगा। अगर उसने ऐसी कोई कोशिश की या यहाँ तक आने की गलती की हुई तो यहाँ से जिंदा नहीं बचकर जा पाएगा। हम उसकी सांसों की डोर यहीं तोड़ देंगे। यह तो भक्ति बताएगा। तुम्हें बहुत घमंड है अपने आरब पर। रोनित गुस्से से बोला, तो आने दो उसे भी आज। उसे भी पता चलेगा कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। इस पर इशिका जोर से हंस देती है और फिर थोड़ी देर में बोली, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला है कि अरब से टकराने का अंजाम क्या होता है। इशिका की बातों पर रोनित तिल मिलाकर रह गया, जबकि बहस होते देखकर अबाना ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ा और आगे की तरफ खींचती हुई चल दी। उनके जाने के बाद रोनित ने अनन्या को भी वापस उसी स्टोर रूम में फिर से कैद कर दिया। ये तुम्हारा रूम है, इसमें तुम आराम से तैयार हो सकती हो, अबाना खुशी से चहकते हुए बोली। मगर याद रखना सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे में पंडित जी आ रहे होंगे, उसके बाद रोनित और तुम्हारी शादी हो जाएगी। इशिका उसे एकटक देखती रही। क्या देख रही हो इस तरह से? अबाना बहुओं को उठाती हुई पूछी तो इशिका बोली, सिर्फ इतना देख रही हूँ कि क्या सचमुच में सारी सौतेली माँ एक जैसी होती हैं। अबाना दांत पीसने लगी। मेरी तो आप सौतेली माँ है, मुझसे नफरत करती है, इसलिए ये सब कर रही हैं। मगर अनन्या, उसकी क्या गलती है? उसे किस बात की सजा दे रही हैं आप? उसे क्यों फंसाया इन सब में? गेहूं के साथ घुन भी पीसना नसीब है। अनन्या को सजा तुम्हारी अजीज दोस्त होने की मिली है, वरना सोचो अगर वह तुम्हारी दोस्त नहीं होती तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही हम वीरेन से दोस्ती करते। अब अगर तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल गया हो तो अंदर जाओ और जाकर रेडी हो जाओ, वरना जिस हालत में रहोगी उसी हालत में तुम्हें लाकर मंडप में बिठा दिया जाएगा। इतना कहकर रवाना बाहर चली गई और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। ऋषिका बेड पर धम से बैठ गई और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू आने लगे। आरब प्लीज जल्दी आ जाओ, इस बार देर मत करना। इधर आरब को इशिका की आवाज देने की जरूरत नहीं थी। वह उसी समय नवल को उसका काम समझाकर उसे एड्रेस सेंड कर खुद अभिजीत के साथ उसी एड्रेस पर निकल चुका था जहाँ पर इशिका और अनंत गए थे। और इस समय वह उस फार्म हाउस के बाहर अपनी कार से चक्कर लगाकर पूरा फार्म हाउस देख चुका था। इस तरह वह उस फार्म हाउस की सुरक्षा व्यवस्था देखना चाहता था कि उसकी सुरक्षा क्या है, और उसने देखा कि गेट पर ही 2-2 गार्ड बैठे हुए हैं। उसने एक जगह से कार के ऊपर चढ़कर अंदर का नज़ारा थोड़ा देखा तो अंदर हर आदमी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में चहलकदमी कर रहे थे। आरब इतना तो समझ ही सकता था कि अगर वीरेन इतना बड़ा रिस्क ले रहा है तो उसकी सुरक्षा भी जबरदस्ती होगी। और फिर वह था भी एक मंत्री, हर चीज की सुविधा उपलब्ध थी उसके पास। इस वीरेन ने तो काफी कड़ी सिक्योरिटी रखी है। उसकी बगल में बैठा अभिजीत बोला तो आरब ने बस हाँ में सिर हिला दिया। अब हम अंदर जाएंगे कैसे? अभिजीत अभी भी चिंतित था। कुछ ना कुछ तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा हमें अंदर जाने के लिए। इस समय वह दोनों उस फार्म हाउस से काफी पहले ही अपनी कार रोककर कार में बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कोई मौका उनके हाथ लगे। तुम तो अंदर आसानी से जा सकते हो, आरब बोला। मैंने जो सामान लाने के लिए तुम्हें कहा था वह तुम यहाँ से लाए हो ना? वह अपने साथ? जी जीजू। इतना कहकर अभिजीत ने अपने पीछे रखे एक बैग को देखा जिसमें वह सारा सामान था। गुड, तो अपने गेटअप में आ जाओ। मैं तो कहता हूँ कि हम दोनों साथ ही चलते हैं, अच्छा रहेगा। नहीं अच्छा रहेगा, अगर पकड़े गए तो दोनों साथ में पकड़े जाएंगे, अलग अलग रहेंगे तो कम से कम एक दूसरे के लिए कुछ तो सहारा रहेगा। अभिजीत ने ऐसे हाँ में सर हिलाया जैसे वह अपने टीचर की बात को अच्छी तरह से समझ गया हो। फिर कार की पिछली सीट पर जाकर अभिजीत अपना हुलिया बदलने लगा। थोड़ी देर में वह पूरी तरह से बदल चुका था। क्लीन शेव चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूछें, बाएं गाल पर एक बड़ा सा मसा, ललाट पर चंदन रोली का बड़ा सा टीका, क्रीम कलर के कुर्ते पर सफेद धोती, एक हाथ में मौली का धागा और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष। अब वह एक नज़र देखने मात्र से कोई पंडित लगता था। जीजू, मैं कैसा लग रहा हूँ? आरब ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया और बोला, बिल्कुल परफेक्ट पंडित जी, शादी अच्छे से कराइएगा।
डोंट वरी जीजू, मैंने तो मंत्र को भी सीख लिया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरी काक्षाय मंगलम। बस बस, आरव बीच में ही बोला, ये सारे मंत्र वहां जाकर बोलना। फिर वह घड़ी की तरफ देखता हुआ चिंता से बोला, ये नवल अभी तक आया क्यों नहीं? इतना कहकर उसने एक बार फिर कॉल लगाया तो उधर से नवल ने फोन उठाते हुए बोला, मुझे अभी कुछ समय और लगेगा। यहाँ सब कुछ लीगली मुझे दिखाना भी तो है। ये सारी तैयारी करने में वक्त तो लगता है, मगर तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल वक्त पर वहां पहुंच जाऊंगा। अच्छी बात है, मैं अंदर जाने का जुगाड़ लगा रहा हूँ, आरव बोला। आरव, ये रिस्की भी तो हो सकता है ना? नवल चिंता से बोला। तो भाई आरव गुस्से से बोला, अनंत, अनन्या और इशिका तीनों ही अंदर हैं। उन्हें छुड़ाने की जगह मैं चुपचाप यहाँ तमाशा कैसे देख सकता हूँ? और फिर तुम पीछे से हो ना हमारी सपोर्ट के लिए। मैं उन्हें अपने तरीके से छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखना, नवल ने बस इतना ही कहा। नवल से बात करने के बाद आरव कुछ देर तक सोचता रहा और उसके बाद एक बार फिर बारीकी से फार्म हाउस का चक्कर लगाने के लिए चल दिया, क्योंकि सामने से फार्म हाउस में जाने का कोई तुक नहीं बनता था। एक क्षण भी नहीं लगता और वह पकड़ा जाता। इस फार्म हाउस में चोरी चुपके ही घुसा जा सकता था। इसलिए आरव एक बार फिर चारों तरफ चक्कर लगाकर देख रहा था कि कहाँ से अंदर जाने का रास्ता निकलता है। कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। और आरब को भी एक जगह से रास्ता मिल ही गया। उस फार्म हाउस की दाहिनी तरफ, जो गेट से काफी दूर था, वहां पर उसे एक पेड़ की टहनी दिखाई दी जो बाहर तक निकली हुई थी। उस पेड़ को देखकर आरब की आंखें चमक उठी। उसने एक बार फिर अभिजीत को सब कुछ समझाया और खुद उस पेड़ की डाली को पकड़कर अंदर जाने लगा। तो अभिजीत बोला, जीजू एक बार फिर सोच लीजिए, अंदर बहुत खतरा है। इस वक्त मुझसे ज्यादा तुम्हें अपनी बहन की फिक्र होनी चाहिए थी। आरव बोला तो अभिजीत फीकी तरह से मुस्कुराकर बोला, मेरे लिए आप सभी ही अजीज हैं। और इतना तो मैं भी जानता हूँ, किसी का दी को चाहे वह लोग कुछ भी कर लें, मगर नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। आखिर उनके मंसूबों की कुंजी जो है वह। अभिजीत कड़वाहट से बोला। तो आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चिंता मत करो, कुछ लोग कभी नहीं सुधरते हैं, लेकिन आज मैं सारे मामले ही खत्म करके आऊंगा। अभिजीत ने कुछ नहीं कहा। आरव फिर उसी पेड़ की टहनी से लटक गया और अभिजीत की मदद से जल्दी ही वह उस पेड़ के सारे फार्म हाउस के अंदर की तरफ था। आरव ने देखा कि वह पेड़ बहुत ही ज्यादा दूर था, सिक्योरिटी गार्ड से, जहां पर वह पहरा दे रहे थे इस वक्त। और आरव जहां पर था वहां सिर्फ पेड़ पौधे थे। हाँ, कभी कभी किसी गार्ड की नज़र इधर उधर घूमकर पहुंच जाती थी, मगर सिक्योरिटी के नाम पर इधर कुछ भी नहीं था। आरब के लिए प्लस पॉइंट था। वह धीरे से पेड़ के नीचे उतरा और वहां लगे ढेर सारे पेड़ पौधों की ओट लेकर आगे बढ़ने लगा। मगर मुसीबत यह थी कि वह जहाँ था वहां सिर्फ पेड़ पौधे ही थे। वहां पर कोई भी कमरा नहीं था जिसमें इशिका या अनन्या के होने का कोई चांस था। इसलिए उसे जाना तो वहीं था जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहे थे। वह अंदर तो आ गया था, मगर अब उन सिक्योरिटी गार्ड के बीच से होकर उस फार्म हाउस के अंदर जाना लोहे के चने चबाने जैसा था। फिलहाल वह एक झाड़ी के पास छुपा हुआ यह सोच ही रहा था कि अंदर कैसे जाया जाए। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उधर हल्का होने के लिए शायद आया था और उसे देखकर आरब की आंखें उसी तरह से चमक उठी जैसे शिकार को देखकर शिकारी की। वह सिक्योरिटी गार्ड पूरी यूनिफॉर्म में था और उसकी लंबाई भी अच्छी खासी थी। हाँ, बस वह आरब से थोड़ा हेल्दी था। बट कोई बात नहीं, आरब ने तय कर लिया था कि सिक्योरिटी गार्ड के ही कपड़े पहनकर वह फार्म हाउस के अंदर जाएगा। अपनी इसी योजना के तहत जब वह सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचा तो आरब जानबूझकर उन झाड़ियों को ऐसे हिलाने लगा जैसे वह उसके अंदर छुपने की कोशिश कर रहा हो, जबकि यह सब गार्ड का ध्यान खींचने के लिए ही हुआ था। और जैसा कि आरब ने चाहा था, सिक्योरिटी गार्ड को शक हुआ और वह आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसे लगा था कि कोई बिल्ली या उसी तरह के कुछ दूसरे जानवर होंगे, वह उन्हें भगा देगा। मगर जैसे ही वहां अंदर पहुंचा, आरब वहां मस्त झाड़ियों के बीच में लेटा हुआ था। उसके दोनों हाथ उसके सर के नीचे थे। उसे वहां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अरब के लिए इस दुनिया में इससे ज्यादा सुकून वाली जगह दूसरी कहीं हो ही नहीं सकती है। जबकि अरब को वहां पर देखकर वह गार्ड हड़बड़ा गया, क्योंकि उसने वहां पर किसी इंसान के होने की तो कल्पना तक नहीं की थी। उन सबके हिसाब से तो उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। मगर अब सामने एक जीता जागता इंसान है, वह भी उसकी सिक्योरिटी से छुपकर। आश्चर्य होना तो लाजमी था, मगर उससे भी ज्यादा वह तब हड़बड़ाया
जब आरब अपनी एक आंख ब्लिंक कर देता है। जल्दी ही गार्ड संभला। तुम कौन हो और यहाँ इस तरह चोरी छुपे इस फार्म हाउस पर क्या कर रहे हो? जल्दी बोलो वरना मैं अभी अपने साथियों को बुलाता हूँ। इतना कहकर वह अपने साथियों की तरफ देखता है, मगर वह अभी कुछ कह पाता या एक्शन ले पाता उससे पहले ही आरब ने फुर्ती दिखाई और उस गार्ड को खींचकर उन्हीं झाड़ियों में दबोच लिया। आरब का एक हाथ उस गार्ड के गिरेबान पर था तो दूसरा उसके मुंह पर। उस गार्ड के मुंह से बस गूं की आवाज निकल रही थी और आरब बेदर्दी से उसकी गर्दन दबाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह रोनित और अवाना का गुस्सा उस गार्ड पर निकाल रहा हो। उसी पल में वह गार्ड इस लोक को छोड़कर परलोकवासी हो चुका था। आरब कुछ पल तो उसे घूरता रहा, मगर फिर उसने उसके कपड़े खोले और खुद पहन लिए। अपने कपड़ों के ऊपर उसके कपड़े कुछ ठीक आ चुके थे। उसने यूनिफॉर्म पहनने के बाद टोपी को सर पर लगाया और आगे की तरफ झुका लिया। फिर वह उसी तरफ चल देता है जिस तरफ सारे गार्ड थे और वह भी उनमें जाकर शामिल हो गया। इधर अभिजीत अभी भी पंडित बनकर उस कार में बैठा हुआ था। आरब को गए हुए आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। उसकी चिंता के साथ साथ किसी और का उसे इंतजार भी था। अभी वह अपनी कार में बैठा ही था कि किसी ने उसकी गाड़ी का शीशा ठकठकाया। अभिजीत चौंक पड़ा, मगर फिर जब उसने शीशे से बाहर देखा तो वह नवल था। उसने राहत की सांस ली और फिर दरवाजा खोला। आप अकेले आए हैं? नवल को अकेला देखकर अभिजीत कुछ असमंजस से बोला तो नवल ने नामे से हिलाते हुए बोला, मेरी टीम कुछ दूरी पर खड़ी है। मेरा इशारा पाते ही बस 5 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुंच जाएगी। वैसे यहाँ क्या हुआ है? नवल कार के अंदर बैठते हुए पूछा। अभिजीत ने उसे आरब के अंदर जाने की बात बताई। नवल भी हामी से रिलाया। आरब ने उससे कहा था कि जब तक अनंत, अनन्या और इसी का तीनों ही सुरक्षित नहीं हो जाते हैं वह पुलिस की रेड अंदर न डालें। क्या पता इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है, या फिर क्या पता वह तीनों यहीं पर हैं भी या फिर अलग भी ना हो। वैसे किसी की भी जान का वे रिस्क नहीं ले सकते थे। नवल को भी उसकी बात सही लगी थी। फिर बीरेन के बारे में आरब ने उन्हें जितना कुछ उसे बताया था उसके बाद उसे भी यकीन था कि वह सिरफिरा कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। अभी वे दोनों बैठे इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने से उन्हें एक कार आती हुई दिखाई दी जो फार्म हाउस की तरफ ही जा रही थी। नवल अपने पुलिस इंस्पेक्टर के बेस में था अभी। उसने तुरंत कार रुकवाई तो उसमें से 2 लोग निकले। एक ड्राइवर था और एक पीछे बैठे कोई विद्वान पंडित मालूम पड़ रहे थे। नवल और अभिजीत को भी इन्हीं महानुभाव का इंतजार था। नवल ने उन्हें पुलिसिया रोब में आते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हैं पंडित जी आप? सामने पुलिस देखकर वह पंडित जी बिल्कुल हड़बड़ा गए और बोले, इंस्पेक्टर साहब, अपने जजमान के बुलावे पर जा रहे हैं हम। कौन से जजमान? खत्री साहब, इस शहर के जाने माने व्यक्तियों में से एक है। पंडित जी ने ऐसे कहा जैसे उनके पंडित नहीं बल्कि रिश्तेदार हो, और उनका बुलावा आना उनके लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं था। उनकी पत्नी अवाना खत्री ने अपने भतीजे की शादी करवाने के लिए मुझे बुलाया है। आपको मालूम भी है वे अपने भतीजे की शादी किस लड़की से करवा रहे हैं? पंडित जी को कुछ गलत अंदेशा हुआ तो उन्होंने तुरंत बोला, किस लड़की से? अपनी सौतेली बेटी से, जिसकी शादी पहले ही हो चुकी है। वह उसी लड़की की दोबारा शादी जबरदस्ती अपने भतीजे से करवा रही हैं। यह सुनकर पंडित जी की आंखें बड़ी हो गईं। प्रभु प्रभु, यह कैसा घोर पाप है? विवाहित स्त्री का पुनः विवाह, वह भी उसकी मर्जी के बिना। उससे भी बड़ी बात, नवल आगे बोला, उस स्त्री का पति अभी जीवित है और वह अपने पति से बहुत प्रेम करती है। फिर मिसेस खत्री उस स्त्री से क्यों अपने भतीजे की शादी करवा रही हैं? पंडित जी ने ऐसे पूछा जैसे यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य हो। जायदाद के लिए उस लड़की को मजबूर करके। अब बोलिए कि आप अभी भी इस पाप के अधिकारी बनना चाहते हैं और उस लड़की की शादी अभी भी उनके भतीजे से करवाना चाहते हैं? नहीं नहीं, जानबूझकर मैं ये पाप अपने सर पर नहीं लूंगा। हाँ तो आपसे विनती है कि आप यहाँ से चले जाइए। जी, इतना कहकर वह अपनी कार में वापस बैठने को हुए, मगर फिर कुछ झिझकते हुए बोले, इंस्पेक्टर साहब, यदि आप बुरा ना माने तो हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। जी पूछिए। यदि आप इतना सब कुछ जानते हैं तो फिर आप इस शादी को रोकते क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है कि हम यहाँ गोलगप्पे खाने के लिए आए हैं? नवल ने जवाब दिया तो पंडित जी सकपका गए और फिर वापस कार में बैठने लगे तो नवल बोला, 1 मिनट रुकिए पंडित जी। क्या आपको सचमुच में लगता है ना कि यह पाप हो रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कानून की नज़रों में भी ये गलत है। तो क्या इसे रोकने में आप हमारी मदद कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? आप मिसेस खत्री को फ़ोन करके कह दीजिए कि आप नहीं आ पाएंगे और अपनी जगह आप अपने चेले को भेज रहे हैं। तभी अभिजीत भी वहां पर बाहर आ गया। यह पुलिस का आदमी है, पंडित बनकर अंदर जाएगा और हम उस लड़की को छुड़ा लेंगे। आरब अब सारे गार्ड्स के बीच में आ चुका था और वह भी उनकी देखा देखी इधर उधर घूमकर पहरा दे रहा था। कुछ देर तक तो वह ऐसे ही करता रहा और फिर वह उस फार्म हाउस के बीचों बीच खड़े बंगले के पीछे की तरफ चल दिया। उसे उधर जाते देखकर एक गार्ड ने टोक भी दिया कि उधर कहाँ जा रहे हो। इस पर आरब ने अपनी कनिष्ठ उंगली दिखाया तो वह गार्ड बोला कि ठीक है, जाओ। आरब जल्दी से बंगलों के पीछे की तरफ घूमकर देखने लगा कि कहीं से कोई रास्ता तो नहीं है। वह हर एक कमरे के पास से गुजरता और वहां की खिड़की को खोलने की कोशिश करता। उसे तो कुछ अंदाजा भी नहीं था कि वह कहाँ जाए, किस कमरे में जाए। इसी तरह एक कमरे की खिड़की को खोल रहा था कि तभी उस कमरे में बंद अनंत दीवार की साइड हो गया, मगर वह खिड़की भी बंद थी और आरब आगे बढ़ गया। अब तक खामोश बैठा अनंत, उसे लगा कि इसे खोलकर वह इस खिड़की से बाहर जा सकता है। उसे तो लगा था कि बाहर जरूर बीरेन का ही कोई आदमी होगा, इसलिए वह अभी तक दम साधे बैठा था। और जैसे ही अरब वहां से हटा, अनंत धीरे से जाकर अंदर की तरफ से खिड़की खोल दिया। अरब आगे की तरफ जा रहा था, इसलिए अनंत को ऐसा लगा जैसे पीछे से वह कोई गाड़ी है। इसलिए अनंत इंतजार करता रहा कि वह कब उसकी नजरों से ओझल हो जाए। मगर उसे उस गार्ड की एक बात बड़ी ही अजीब लगी कि वह हर खिड़की को खोल खोल कर क्यों देख रहा था। अनंत अभी चुपचाप खिड़की पर खड़ा उसकी हरकतों को देख ही रहा था कि तभी वह गार्ड वापस मुड़ा और अनंत की तरफ वापस आने लगा। आरब को कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई भी खिड़की खुली हुई नहीं थी। उस गार्ड को वापस आते देख अनंत जल्दी से पीछे हट गया, मगर फिर अचानक चौंक पड़ा उस गार्ड को देखकर। वह चेहरा अरब की तरह लगा। कहीं यह उसका कोई भ्रम तो नहीं है? यह जानने के लिए उसने खिड़की का दरवाजा हल्का सा खोला तो अनंत के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने तुरंत पूरा दरवाजा खोल दिया। सामने से आता अरब दरवाजा खुलने की वजह से चौंक गया था, मगर जब सामने अनंत को देखा तो वह भी खुश हो गया। अनंत जल्दी से बाहर निकलने लगा तो अरब ने उसे वहीं रहने के लिए कहा और खुद अनंत की मदद से खिड़की के अंदर की तरफ कूद गया। अरब ने सबसे पहले तो उस खिड़की को वापस से बंद किया और फिर उसने अनंत को देखा, जो बहुत ज्यादा घायल था। जगह जगह उसे चोट लगी थी। एक नज़र देखने मात्र से ही कोई भी कह सकता था कि उसे बहुत मारा गया है। और वह आगे बढ़ा और जाकर अनंत के गले लग गया। इस वक्त उसके अंदर दुख और गुस्सा दोनों ही भरा हुआ था। अनंत उसकी भावनाओं को समझ पा रहा था। उसने उसकी पीठ पर हल्के से थपकी दी और कहा, मैं ठीक हूँ, दिख रहा है। आरब उसके ऐसे ही गले लगे हुए बोला तो अनंत हंस दिया। अब ससुराल में थोड़ी आया हूँ जो मिठाइयों से स्वागत होगा। यहाँ पर तो लात जूते ही खाने को मिलेंगे। यह बात उसने आरब को सहज करने के लिए कहा था और उसकी बातों से आरब का गुस्सा भी कुछ कम हुआ। वह फीकी तरह से मुस्कुराते हुए उससे अलग हुआ। चल बाहर चलते हैं, आनंद बोला। क्यों? तू मुझे यहाँ बचाने आया है ना? उसकी इस बात पर आरब मुस्कुरा दिया और बोला, अकेले अकेले यहाँ से जाने का इरादा है क्या? अनन्या और इसिका को यहीं पर छोड़ दें? उन्हें छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? लेकिन जब तक हम खुद आजाद नहीं होंगे उन्हें कैसे बचाएंगे? उन्हें तो हम बाहर जाकर ही बचा सकते हैं ना? क्यों, वह दोनों यहाँ पर नहीं है? इस फार्म हाउस में यहीं पर है। फिर हम उन्हें अंदर रहकर ही बचा सकते हैं। अगर वे लोग अंदर हैं तो बाहर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है कि अगर हम एक बार बाहर चले गए तो फिर अंदर आना नामुमकिन होगा। अंदर ही है दोनों, आनंद ने बताया। अनन्या के बारे में तो मैं जानता भी हूँ कि वह किस कमरे में है, मगर इसी का उसे मुझे यहाँ बंद करने के बाद ले गए थे तो मुझे नहीं पता है। अनंत अफसोस के साथ बोला, कोई बात नहीं, तो अनन्या को उस कमरे से बाहर निकाल। मैं इशिका को ढूंढता हूँ और प्लीज अपना ख्याल रखना। अनंत के शरीर पर इतनी चोटों को देखकर आरब दुखी होता हुआ बोला, चिंता मत कर, इतने भी गहरे घाव नहीं है और वैसे भी प्यार में ऐसा प्रसाद तो मिलता रहता है। इतना कहकर अनंत हंस दिया तो आरब भी मुस्कुरा दिया। दोनों अब बाहर निकलने लगे, यह भूल करके कि दरवाजा तो बाहर से बंद है। मगर जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे दोनों के चेहरे लटक गए। अब क्या करें? अगर खिड़की के रास्ते से निकल भी जाते हैं तो फिर अंदर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता। इसलिए बाहर जाने का रिस्क ले नहीं सकते हैं और यहाँ पर बंद रहकर करेंगे क्या?
कुछ देर तक तो दोनों सोचते रहे कि यहाँ से निकलने के बारे में, और फिर अचानक अनंत के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। क्या तुझको आइडिया आ गया? हाँ। और उसके बाद अनंत उसे बताने लगा, उम्मीद है काम तो कर जाएगा, देखते हैं। फिर वह दोनों वेट करने लगे वहां पर किसी के गुजरने का। 5 मिनट, फिर 10 मिनट गुजर गए, और हर गुजरता हुआ पल उन्हें मानो सदियों की तरह लग रहा था। और फिर 10 मिनट के बाद उस गैलरी में किसी के जूतों की आवाज आने लगी। दोनों की आंखों में चमक आ गई। आरब तुरंत दरवाजे की ओट में हो गया, और आनंद जोर जोर से चीखने लगा। वहां से गुजरने वाले 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। जब उन्होंने आनंद की जोर जोर से चीखने की आवाज सुनी तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इसे क्या हुआ है? ये क्यों चीख रहा है? एक गार्ड ने कहा, क्या पता क्या हुआ है, चलकर देखा जाए, कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो। दूसरे गार्ड ने आशंका जताई। तो पहले वाले ने कहा, और अगर हम लोगों ने उसे नहीं देखा और कुछ गड़बड़ हुई तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही आ जाएगी। हो सकता है मंत्री जी का गुस्सा हम पर ही फूटे। क्या किया जाए क्या नहीं। थोड़ी देर इसी तरह विचार करने के बाद उनमें तय हुआ कि हम दो हैं और वह अकेला, ऊपर से घायल, क्या कर लेगा। चलो चलकर कम से कम देखते हैं कि उसे क्या हुआ है। और फिर सावधानी से उन लोगों ने दरवाजा खोला तो देखा कि अनंत पेट पकड़े हुए चीख रहा है। क्या हुआ? इस तरह से चीख क्यों रहे हो? गार्ड ने आते ही चिल्लाया। इस पर अनंत बोला, मुझे जोर की बाथरूम आई है, तुम लोगों को बंद करने से कम बाथरूम का इंतजाम तो कर देना था ना। बाथरूम है नहीं क्या इस रूम में? वह गार्ड झुकते हुए बोला, कहाँ है, आओ दिखाता हूँ। इतना कहकर वह आगे की तरफ बढ़ा, जबकि दूसरा गार्ड दरवाजे पर ही खड़ा रहा। जैसे वह गार्ड अनंत से आगे की तरफ निकला, और तभी अनंत ने उस पर झपट्टा मारकर उसे दबोच लिया। यह देखकर दूसरा गार्ड सतर्क हो गया, और वह पीछे से जैसे ही अनंत को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, आरब ने फौरन दरवाजा बंद किया और फिर उस गार्ड पर झपट पड़ा। वहां एक दूसरे व्यक्ति को गार्ड के रूप में देखकर दोनों ही चकित रह गए और बोले, कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। इतना कहकर अनंत आरब दोनों ही एक एक गार्ड को संभाल लिए। हालांकि वह दोनों गार्ड हटे कटे थे, मगर इन दोनों के आगे उनका कोई बस नहीं चला। कुछ ही देर में उन दोनों ने दोनों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उसके बाद आरब के कहने पर अनंत ने भी एक गार्ड के कपड़े उठाए और उसे खुद पहन लिया, जबकि दूसरे गार्ड के कपड़े खोलकर उसी से उनके हाथ पांव बांध दिए, और बाकी का बचा कपड़ा उनके मुंह में डाल देते हैं, ताकि वह दोनों आवाज निकालकर किसी को बुला न सकें। उन दोनों को अच्छी तरह से बांधकर वह निश्चिंत हुए और अब बाहर निकलने को तैयार थे। आनंद ने उसे बताया कि वह स्टोर रूम की तरफ जा रहा है, वहीं पर अनन्या को रखा गया है। तुम बाकी के कमरे चेक करो, इसिका का भी जरूर पता चल जाएगा, वह भी यहीं कहीं होगी, मगर सावधानी से। अनंत आरब को हिदायत देता हुआ बोला तो उसने भी हल्के से हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद उन्होंने हल्का सा दरवाजा खोला, फिर इधर उधर देखा, मगर बंगले के अंदर ज्यादातर वीरानी छाई रहती थी। ज्यादातर यहाँ कोई रहता जो नहीं था, इसलिए उन दोनों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। और ऊपर से वह दोनों गार्ड के कपड़ों में थे, तो किसी ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। ओबराय मेंशन। यहाँ जब काफी देर हो गई अनन्या को घर लौटने में, तो घर वाले परेशान हो गए। ऊपर से अनबय का रो रो कर उसका अलग बुरा हाल था। आखिर तक हारकर सबने पहले अनन्या का और फिर अनंत का नंबर लगाया, मगर दोनों का ही फोन स्विच ऑफ आने लगा। अब घर वालों को उन दोनों की चिंता होने लगी थी कि आखिर क्यों दोनों के दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर उन्हें आरव और ऋषिका का ध्यान आया, तो उन्होंने उनका भी फोन लगाया, मगर इत्तेफाक से उन दोनों का भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब घर वालों को उनकी चिंता होने लगी थी कि कहीं उनके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। उन्होंने पुलिस में भी जाने का सोचा, मगर फिर नवल का ख्याल आते ही नवल से कांटेक्ट किया। पहले तो नवल हड़बड़ा गया, मगर फिर बोला, आप चिंता मत कीजिए अंकल, वह चारों जहाँ पर भी हैं मेरी जानकारी में है, और वह ठीक हैं। बस उन्हें लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी, और जहाँ पर वह लोग हैं वहाँ नेटवर्क नहीं है। मुझे बताने के लिए कहा था, मगर मैं भूल गया। उनके बारे में जानकारी मिल गई कि वह सही सलामत है। बस यही घर वालों के लिए राहत की बात थी। हाँ, इस बात से गुस्सा जरूर थे कि कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था, मगर फिर भी अब वह निश्चिंत हो गए थे। यहाँ बाहर नवल के कहने पर पंडित जी ने वही बात अबाना को फोन करके बता दिया कि वह नहीं आ पाएंगे, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और अपनी जगह पर वह अपने एक खास सिले को भेज रहे हैं, इसलिए उन्हें परेशानी नहीं होगी।
अवाना को भला क्या ऐतराज हो सकता था। कौन कहे कि उसे शादी से कोई मतलब था, चाहे विधि से हो या ना हो। उसने फौरन हाँ कर दिया और इस तरह अभिजीत बिना किसी रोक टोके सीधा फार्म हाउस के अंदर तक पहुंच चुका था। और अच्छा खासा जलपान करने के बाद वह एक मंडप जैसी जगह पर बैठकर पूजा की तैयारी करना शुरू कर चुका था। जबकि इधर एक गार्ड फिर हल्का होने के लिए उधर ही गया जिधर आरब ने दूसरे गार्ड को जान से मार डाला था और उसके कपड़े पहनकर वहां से अंदर की तरफ गया था। जब वह गार्ड हल्का होकर वापस लौटने लगा तो उसे एक जगह झाड़ियां कुछ कुचली हुई सी लगी थी। वह देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा क्योंकि बीरेन को हर चीज परफेक्ट अच्छी लगती थी। अगर वह झाड़ियों का यह हश्र देखता तो जरूर उन पर गुस्सा होता। यही सोचकर जब वह उन झाड़ियों के करीब पहुंचा तो लगभग चीख ही पड़ा था वह, क्योंकि सामने उन्हीं के साथी की एक लाश पड़ी हुई थी और उसके कपड़े भी गायब थे। यह देखकर वह गार्ड फौरन दौड़ता हुआ अपने साथियों के पास गया और सिक्योरिटी चीफ को यह बात बता दिया। सिक्योरिटी चीफ ने जब अपनी आंखों से अपने साथी की लाश देखी तो वह भी टेंशन में आ गया। कुछ ही समय में यह बात पूरे फार्म हाउस में फैल गई कि एक गार्ड की हत्या हो गई है। बीरेन को भी इसकी खबर दी गई और तब उसे समझने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा कि यह काम जरूर आरब का ही होगा, क्योंकि इस वक्त एक वही आजाद है जो इशिका के साथ अनंत और अनन्या के लिए भी इतना रिस्क उठा सकता है। इस खबर पर अबाना और रोनित भी परेशान हो गए। बीरेन के कहने पर उन्होंने आरब को कॉल भी लगाया, यह देखने के लिए कि वह मीटिंग में है भी या नहीं, मगर उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। वह सभी समझ गए कि मीटिंग बस एक बहाना था। यह सभी मिलकर उनके साथ गेम खेल गए। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बीरेन उनसे बोला। एक काम करो तुम लोग, पंडित जी आ चुके हैं, इशिका को फौरन बुलाओ और शादी करवा दो। उन दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। मैं अनंत और अनन्या को देखता हूँ, इतना कहकर बीरेन वहां से चला गया। जबकि अबाना ने जल्द से जल्द रोनित को भी रेडी होने के लिए कह दिया। बीरेन ने वहां से जाते हुए सबसे पहले सिक्योरिटी चीफ को ऑर्डर दिया कि हर तरफ अपने आदमियों को फैला दो और नजर रखो, यहाँ से बचकर वह जाना नहीं चाहिए। उसके बाद वह स्टोर रूम की तरफ चला गया। वहां पर अनन्या को सही सलामत देखकर उसने सुकून की सांस ली, जबकि अनन्या वहां उसे देखकर घबरा गई। बीरेन उसके पास गया और उसे एकटक देखते हुए बोला, तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारा दोस्त अब यहाँ पर आ चुका है। यह सुनकर अनन्या की आंखें चमक उठी और उसकी चमकती आंखों को देखकर बीरेन मुस्कुराकर बोला, मगर वह यहाँ से बचकर जा नहीं पाएगा। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, अनन्या गुस्से से बोली। तो बीरेन हंसते हुए बोला, क्यों, वह अमृत पीकर आया है क्या? उसके इस सवाल पर अनन्या कसमसाकर रह गई। वह अरब भी एक हाड़ मांस का बना हुआ एक साधारण सा इंसान ही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अनंत और अरब में दिलेरी थोड़ी ज्यादा है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि उनका खून नहीं बहेगा, उनकी गर्दन नहीं कटेगी या हमारी बंदूक से निकली गोली उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बकवास बंद करो अपनी, अनन्या गुस्से और डर के मारे चीख पड़ी। तुम उसे कुछ नहीं करोगे? क्यों? क्यों नहीं करूंगा मैं उसे कुछ भी? एक रीजन बता दो। कॉलेज के समय में हर उस जगह पर वह तुम दोनों के साथ था जहां पर मेरी बेइज्जती हुई। बराबर का भागीदार रहा है वह अरब। तुम आखिर चाहते क्या हो? अनन्या हताश होकर पूछी। तो वो बोला, तुम्हें जिंदगी भर अपने बिस्तर पर। बीरेन बेशर्मी से बोला तो अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। बहुत जल्द पूरा होगा, और वह भी तुम्हारे पति और दोस्त की लाशों पर। अनन्या ने अपने जबड़े भींच लिए और उसे गुस्से से घूरने लगी। उसकी इस तरह घूरने से बीरेन और भी ज्यादा अनन्या के करीब गया और बेहद इंटेंस तरीके से बोला, तुम जानती हो अभी तक मैंने तुम्हें हाथ भी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऐसे में कोई मजा नहीं है। तुम्हें तब अपने बिस्तर पर ले जाऊंगा जब तुम्हारी सारी अकड़ खत्म हो जाएगी, अपने पति और अपने दोस्त की लाश को देखकर। उस समय तुम्हें मजबूर करूंगा अपने साथ इंटीमेट होने के लिए, जब तुम बिल्कुल ही टूट चुकी होगी। आरब और अनंत, यह सिर्फ दो नाम नहीं है बीरेन, यह एक शक्ति है। जब ये दोनों मिल जाए ना, तो तुम तो क्या, तुम्हारे जैसे 50 मिलकर भी उन्हें नहीं हरा पाएंगे। वह लोग तब तक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे जब तक मेरा ट्रम्प कार्ड मेरे हाथों में है। इतना कहकर उसने अनन्या के हाथ को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, अनन्या अपने हाथों को छुड़ाते हुए चीखने लगी। तुम मेरे लिए ट्रम्प कार्ड हो, तुम्हें कैसे छोड़ दूं? हर जगह पर तुम मेरे लिए काम आओगी। आने दो आरब को, अगर वह अनंत को छुड़ा भी लेगा
इशिका को छुड़ा भी लेगा तो भी मेरे पास तुम तो रहोगी ना, इसलिए अब मुझे सबसे ज्यादा सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी करनी है। चलो मेरे साथ। इतना कहकर बीरेन अनन्या को वहां से ले जाने लगा। वह उसे लेकर एक कमरे के अंदर गया। यह बीरेन का बेडरूम था, जो कि बहुत ज्यादा शानदार था। इतना ज्यादा कि ऐसे बेडरूम अभी तक ओबराय मेंशन में भी नहीं थे। हर चीज लग्जरी। अभी आश्चर्य से अनन्या उस कमरे को देख ही रही थी कि बीरेन ने उसे वहां क्यों लाया है। तब तक बीरेन शायद कहीं और कोई बटन दबा चुका था, क्योंकि सर की हल्की आवाज के साथ फर्श अपनी जगह से हटने लगा। यह देखकर अनन्या की आंखें फैल गईं। बीरेन ने उसके हाथों को फिर एक बार पकड़ा और घसीटते हुए जबरदस्ती अनन्या को लेकर उस हटे हुए फर्श में जाने लगा। अनन्या ने देखा वहां सीढ़ियां थी। मतलब साफ था कि वह इस फार्म हाउस का तहखाना था, बेसमेंट। कुछ ही देर में अनन्या ने देखा कि अंदर एक बहुत ही खास कमरा था, बिल्कुल ऊपर के कमरे की टू कॉपी, जहाँ पर सुख सुविधा की सारी चीजें भरी पड़ी थी। अब से तुम यहीं पर रहोगी जब तक मैं उन दोनों का इंतजाम नहीं कर लेता। इशिका की शादी तो होने से हो ही रही है, मगर आरव और आनंद, उन दोनों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर उसने अनन्या को जोर से फर्श पर धक्का दे दिया और वापस सीढ़ियों की तरफ चल दिया। अनन्या फौरन उठी और दौड़कर बीरेन के पांव को पकड़कर नीचे की तरफ से घसीटने लगी। मुझे नहीं रहना है इस तहखाने में। उसका इरादा था कि वह खुद बीरेन को इस तहखाने में बंद करके ऊपर भाग जाए, मगर बीरेन अनन्या के मुकाबले काफी ताकतवर था। उस पर भी उसके मन में अनन्या के लिए जरा सा भी दया भाव नहीं था। उसने अपने दूसरे पैर का एक जोरदार बार अनन्या पर किया और अनन्या एक बार फिर बेसमेंट के फर्श पर लुढ़कती चली गई। मुझे हाथ लगाने की जरूरत दोबारा मत करना, बीरेन गुस्से से अनन्या को घूरते हुए बोला, और इतना कहकर वह ऊपर चला गया। उसके बाद उसने बेसमेंट का दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। अनन्या अंदर से चीखती ही रह गई, खोलो दरवाजा, मुझे नहीं रहना है यहाँ। दरवाजा खोलो। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।